हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज चंचल कुमार शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आधुनिक भारत के इतिहास स्पेक्ट्रम की सीरीज़ के 10वें सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं 1857 के विद्रोह के कारणों के बारे में। बहुत सारे कारण हैं क्योंकि ये विद्रोह अपने आप में बहुत बड़ा था, व्यापक था और इस विद्रोह से जुड़े हुए सभी तथ्य हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम लोग क्लास की शुरुआत करें, आप सभी लोग एक बार कमेंट करके मुझे ऑडियो वीडियो के बारे में कंफर्म कर दें कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। सभी लोग जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बता दें कि क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। सभी को नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग। आवाज़ आ रही है मेरी। चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि ये सेशन आज हमारा 10वां सेशन है और सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। यदि आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से पहले सेशन को लाइक करिए। कोई भी, ठीक है, जो भूल गया हो लाइक करना वो जल्दी से लाइक करे और शेयर करिए। यूपीएससी विद चंचल कुमार सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मेरे सारे वीडियोस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकॉनमी, जियोग्राफी, जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो सब इसी चैनल पर मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ साथ इस सेशन को भी शेयर कीजिए। पीडीएफ आपको यदि चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगी चंचल कुमार सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था भारत में अंग्रेजों की 2 विस्तार नीतियों के बारे में। सहायक संधि जो वेलेजली के द्वारा लाई गई और हड़प नीति जो कि डलहौजी के द्वारा लाई गई। तो पिछले सेशन में मैंने आपको जो भी पढ़ाया था उसकी पीडीएफ आपको मिल गई होगी, उम्मीद करता हूँ, टेलीग्राम चैनल पर। यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए और बाकी की सारी आने वाली पीडीएफ्स भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, चंचल कुमार सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। इसका लिंक आपको, ठीक है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी सेशन के कमेंट बॉक्स में पिन करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। 1857 का विद्रोह, इसके साथ जो कुछ नागरिक विद्रोह हैं, है ना, वो हम लोग अलग से क्लास करेंगे। जितने भी प्रमुख विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ भारत में हुए हैं, चाहे वो नागरिक विद्रोह हैं, किसान विद्रोह हुए हैं, जनजातीय विद्रोह हुए हैं, उनकी हम लोग अलग से क्लास कर लेंगे। तो आज 1857 के विद्रोह की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले 1857 का विद्रोह जो है उसके कारण, तो कारण कई सारे हैं 1857 के विद्रोह के। आर्थिक कारण के साथ साथ प्रशासनिक कारण क्या थे वो हम लोग देखेंगे। प्रशासनिक कारण के साथ राजनीतिक कारण क्या थे वो भी हम देखेंगे। इसके साथ सैन्य कारण क्या थे, सैनिक असंतोष क्यों हुआ। तात्कालिक कारण क्या था, वो चर्बी वाला कारतूस आप लोगों को पता होगा। तो ये सारे जो कारण हैं 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए, एक एक करके हम लोग ये सभी पढ़ेंगे। ये सब हम लोग आज देखने वाले हैं। तो इस विद्रोह की जब बात आती है तो आप सभी को पता है कि 1857 का जो विद्रोह है वो इतना व्यापक था, इतना बड़ा था कि उसको कई लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कुछ लोग इसे 1857 की क्रांति कहते हैं, कुछ लोग इसे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष कहते हैं। यहाँ तक कि वीडी सावरकर जो है, विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। अंग्रेज इसे सैनिक जो है विद्रोह मानते हैं, कई वो इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र भी मानते हैं, साजिश मानते हैं। तो अलग अलग प्रकार के भांति भांति के नाम इस विद्रोह को दिए गए हैं। परंतु एक बात सबको स्पष्ट है और वो ये कि ये विद्रोह इतना बड़ा तो था, व्यापक तो था, लेकिन अचानक से नहीं हुआ था। 1857 का विद्रोह दरअसल मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि अंग्रेजों ने पिछले 100 सालों में प्लासी के युद्ध से लेकर जो नीतियां भारत में अपनाई
वो नीतियाँ इस प्रकार की थी कि उससे भारत में हर वर्ग को परेशानी हुई, हर कोई अंग्रेज़ों से नाराज़ हुआ और आखिरकार लोग इतने ज़्यादा गुस्सा जो है उनके मन में भर गया, रोष भर गया, आक्रोश भर गया कि उन सभी ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो ये जो 1857 का विद्रोह है इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, भारतीय विद्रोह के नाम से भी इसे जाना जाता है। दरअसल ये एक सशस्त्र विद्रोह था भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। आप लोग जब भारत का संविधान पढ़ते हैं तो आपको पता है भारत के संविधान में एक भाग है, भाग 18, जिसमें एक अनुच्छेद है 352 और उस अनुच्छेद 352 में आपको मिलेगा राष्ट्रीय आपात। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। अब आप सोचेंगे कि सर आप हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते पॉलिटी क्यों पढ़ाने लगे? तो वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, जब मैं आपको आपातकाल पढ़ाता हूँ तो उसमें राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने के 3 आधार बताए जाते हैं: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अक्सर बच्चों को युद्ध समझ में आता है, बाह्य आक्रमण समझ में आता है कि कोई आपके ऊपर आक्रमण कर दे, हमला कर दे, लेकिन सशस्त्र विद्रोह समझ में नहीं आता कि सर सशस्त्र विद्रोह क्या है, कैसा होता है सशस्त्र विद्रोह। तो ये जो आप 1857 का विद्रोह पढ़ते हैं ना, ये वही है, ऐसा ही होता है सशस्त्र विद्रोह। जब हथियारों के साथ क्रांति करने की कोशिश की जाती है, विद्रोह कर दिया जाता है, तख्ता पलट की कोशिश होती है, ठीक है, किसी शासक को गद्दी से हटाने की कोशिश की जाती है, तो उसे कहा जाता है सशस्त्र विद्रोह। तो ऐसा होता है सशस्त्र विद्रोह। इसे एक सशस्त्र विद्रोह के नाम से जाना जाता है जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 2 सालों तक चला था। 2 वर्षों तक ये चला। इसका अगर हम लोग शुरुआत देखें, आरंभ देखें 1857 के विद्रोह की, तो इसका आरंभ होता है छावनी क्षेत्रों में, है ना। जो ब्रिटिश छावनियाँ हुआ करती थी सेना की, उनमें आप देखेंगे छोटी झड़पों और आगजनी से ये शुरू हुआ, लेकिन बहुत बड़ा रूप इसने आगे जाके ले लिया और अंग्रेज सरकार बहुत कम मार्जिन से भारत से जाते जाते बची थी। इस विद्रोह का जो है ना परिणाम भी बड़ा व्यापक है। ये हालांकि विद्रोह सफल नहीं हो पाया। आप सबको पता है कि 1857 का विद्रोह या क्रांति सफल नहीं हो पाई, असफल रही, परंतु इसके परिणाम भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 1857 के विद्रोह जो इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है 1857 के विद्रोह के कारण, फिर हमें पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं, फिर हमें पढ़ना है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसका विस्तार कैसे हुआ, आगे ये बढ़ा कैसे। इसके साथ हमें पढ़ना है 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण कि ये फेल क्यों हुआ, क्योंकि यदि ये सफल हो जाता तो भारत, आप सोचिए कि 1857 में ही आज़ाद हो जाता, हमें 1947 तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, वेट नहीं करना पड़ता। सोचिए इतने साल तक, 90 साल तक हम उसके बाद में वेट करना पड़ा, है ना। तो इसके असफलता के परिणाम और आखिर में अंत में पढ़ेंगे इसके परिणाम क्या रहे, इस विद्रोह से क्या क्या बदल गया। बहुत कुछ बदला। ईस्ट इंडिया कंपनी का तो बोरिया बिस्तर ही बंद गया। जिस कंपनी ने भारत में व्यापार करते करते शासन करने की शुरुआत की, जिसने भारत में एक इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, जिसने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना के भारत में इतनी शक्ति हासिल की, और वो जिसके सामने भारत की सारी शक्तियाँ जो है आगे जाके हार गई, नतमस्तक हो गई, उस कंपनी का बोरिया बिस्तर ही बंद गया, वो यहाँ से चली गई, उसका अंत हो गया। तो इस विद्रोह में क्या क्या हुआ, इसका अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ में हुआ और पूरे भारत पर फिर शासन शुरू हो गया ब्रिटेन के क्राउन का, ताज का। सीधा सीधा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। इतना बड़ा और व्यापक था ये विद्रोह। अन्य प्रमुख और पहले के विद्रोह की तरह ये विद्रोह जो है कई कारणों से जुड़ा था। जैसे दूसरे विद्रोह होते ना, उनके पीछे कई कारण होते, इसके पीछे भी राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक, सामाजिक बहुत सारे कारण 1857 के विद्रोह के बताए जाते हैं। और
पीसीएस वगैरह में तो आप देखेंगे, स्टेट पीसीएस में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, कई सारी एग्जाम में तो 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा कीजिए, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। या 1857 के विद्रोह के परिणाम बताइए, या 1857 के विद्रोह की प्रमुख गतिविधियों की चर्चा कीजिए, सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आता है। हाँ, यूपीएससी सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं देती, वो आपको 1857 के विद्रोह से थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देगी, लेकिन हाँ पढ़ना ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1857 के विद्रोह की सबसे पहले बात करेंगे कारणों की। कई सारे कारण हैं और सारे कारणों में पहला कारण हम पढ़ेंगे आर्थिक कारण। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज़ों की या ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों की वजह से भारत में लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ, और आर्थिक नुकसान की वजह से उनका रोजगार चला गया, उनके घर चलाने के लाले पड़ गए, अपने बच्चों को खिलाने का पैसा भी उनके पास नहीं बचा, और वो जो है भीख मांगने को मजबूर हो गए। ये है 1857 के विद्रोह के आर्थिक कारण। ठीक है, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। अब आप बोलेंगे कैसे कर दिया? देखो, जब अंग्रेज भारत आए थे तो वो तो व्यापार करने आए थे, भारत से सामान खरीदते थे, यूरोप में जाके बेच देते थे, इससे उनको मुनाफा मिलता था और इससे हमें भी फ़ायदा होता था कि हमारा सामान बाहर जा रहा है विदेश में, तो हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों को आमदनी होती थी, तो वो तो अच्छा था। लेकिन जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई तो फिर वहाँ मशीनों से सामान पैदा होने लगा, और अब उल्टा हो गया। पहले यहाँ से सामान यूरोप में जाता था, अब यूरोप से सामान बन के ब्रिटेन में सामान बन के भारत में आता है। अब उन लोगों का मेन काम हो गया वहाँ का सामान यहाँ पर बेचना। तो आप सोचिए कि जो लोग पहले दुकान चलाते होंगे, जो लोग पहले कपड़े बनाते होंगे, वो सब बेरोजगार हो गए। तो भारत में जितने उद्योग धंधे उस समय चल रहे थे, इन अंग्रेज़ों की नीतियों की वजह से वो नष्ट हो गए। अब हमारे यहाँ पर जो वस्तुएं बनती थी उनको कोई नहीं खरीद पाता था क्योंकि वो महंगी होती थी, और अंग्रेज वहाँ से जो सामान लाया करते थे वो सस्ते होते थे। समझ में आई मेरी बात आपको? तो यहाँ आप देखो कि उनके द्वारा भारत के उद्योग धंधे नष्ट कर दिए गए, श्रमिकों से बलपूर्वक जो है ज़्यादा से ज़्यादा श्रम करवाया गया। जैसे आपको पता होगा भारत में अंग्रेजों ने नील की खेती करवाई, उन्होंने चाय के बागान लगवाए, यहाँ से विदेशों में चाय की आपूर्ति, क्योंकि भारत में आपको पता है कि चाय के लिए काफ़ी अनुकूल जलवायु उनको मिली, बहुत सारी चाय भारत में उन्होंने करना शुरू कर दिया। ये सारी चाय को बेच के अच्छा खासा पैसा कमाते थे अंग्रेज। तो ज़बरदस्ती कम दामों पर पूरे के पूरे बागान में जो लोग काम करते थे श्रमिक, उनसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता था। पूरे दिन 12-12, 14-14 घंटे उनसे मेहनत करवाई जाती थी, और बदले में उनको जो है इतना पैसा भी नहीं देते थे कि जिससे उनका घर चल जाए। तो ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था, बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता था। आपको पता है भारत में श्रमिकों के लिए कोई कानून नहीं हुआ करता था तब। जैसा चाहे उनसे काम ले लो, जितना चाहे उनसे काम ले लो, कोल्हू के बैल की तरह उनसे तुम मेहनत करवाते रहो, कोई दिक्कत नहीं थी। भारत में पहला का जो कानून बना है श्रमिकों के लिए, कारखाना अधिनियम, वो 1881 में जाके बना है। आपको पता है पहला कारखाना अधिनियम भारत में 1881 में बना, दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में 1891 में बना। मतलब उससे पहले तो मजदूरों के कोई अधिकार होते ही नहीं थे। आप देखो भारत में तो अनुच्छेद 23 मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई आपका शोषण नहीं कर सकता, कोई आपको कम मजदूरी नहीं दे सकता, कोई आपसे फ्री में काम नहीं करवा सकता, ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता, ये सब आप पढ़ते हो। लेकिन अंग्रेज़ों के समय में ऐसा कुछ भी नहीं था। पहला कारखाना अधिनियम बहुत बाद में पारित हुआ, तो ज़बरदस्ती काम करवाना, उनको कम पैसा देना, ये आम बात थी। जितना मन किया उतना दे दिया। इसके अलावा अकाल भारत में पड़ते रहते थे। आपको पता है आज भी आप देखते हैं भारत की जलवायु मानसूनी है, तो किसी साल पानी ज़्यादा आता है, किसी साल पानी कम आता है। अल नीनो वाला मामला बीच बीच में आता ही रहता है, जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा। तो अकाल पड़ते रहते थे, और अकाल पड़ने के साथ साथ आपको पता है भारत में बाढ़ भी आती है। तो कहीं पानी ही नहीं आ रहा है, कहीं पर इतना पानी आ गया कि संभल नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीयों की कभी भी उन्होंने सहायता नहीं की।
उन्हें छोड़ दिया अपने हाल पे। मरते हो तो मरे, हमें क्या करना। भारत में अंग्रेज कोई लोकतांत्रिक सरकार तो थी नहीं कि जिसको भारत के लोगों ने बहुमत से चुना था, जिसको कोई पड़ी थी लोगों की। आजकल तो सरकारें जो है जनता से डरती हैं क्योंकि लोकतंत्र है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तुम भूखे मर रहे हो कि प्यासे मर रहे हो, उन्हें सिर्फ अपने फायदे से मतलब था। और इसीलिए आप देखोगे कि भारत में लोगों को इतना ज़्यादा अंग्रेजों के प्रति गुस्सा, कुछ नहीं, बस समझने की कोशिश करिए कि आखिर भारत के लोगों को अंग्रेजों पर इतना गुस्सा क्यों आया। इतना बड़ा विद्रोह रातों रात नहीं होता, और इतना बड़ा विद्रोह जो है उसके पीछे एक कारण नहीं होता। यहाँ आप देखो 1813 में कंपनी ने भारत में एक और नीति लागू की जो थी मुक्त व्यापार की। मुक्त व्यापार की नीति का मतलब है कि ब्रिटेन से जो भारत था वो माल अब आसानी से आ सकता था, कोई भी ब्रिटिश नागरिक भारत के साथ व्यापार कर सकता था और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। मतलब जो माल सस्ता था वो भारत में भी सस्ता मिलता था, वो टैक्स लगा के थोड़ा महंगा कर सकते थे ताकि भारत के लोगों को कुछ संरक्षण मिल जाता, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। इस मुक्त व्यापार की नीति ने भारत में ब्रिटिश व्यापारियों को आयात करने की पूरी छूट दी कि जितना माल चाहो ब्रिटेन से मंगा सकते हो और उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अब आप सोचेंगे कि जब ब्रिटेन से कोई सामान इंडिया आता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो भारत से जो सामान ब्रिटेन जाता होगा उस पर भी टैक्स नहीं लगता होगा। ऐसा नहीं था, अंग्रेजों ने उल्टा उसके ऊपर भारी टैक्स लगाया। जो सामान हमारे यहाँ के लोग बना के ब्रिटेन में भेजते थे उसके ऊपर भारी कर लगाए गए और वो सामान को जानबूझकर महंगा कर दिया गया। समझे आप लोग मेरी बात? चालाकी देखो, वहाँ से जो सामान आ रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं, वो सस्ता है, तो हमारे उद्योग सब बर्बाद हो गए, हमारे यहाँ के लोग बर्बाद हो गए, हमारे यहाँ रोजगार नहीं बचा। उल्टा जो यहाँ से जाता था माल ब्रिटेन में उसके ऊपर टैक्स लगाए गए, भारी टैक्स लगाए गए और उसको ज़बरदस्ती महंगा कर दिया गया। तो हमारा सामान न तो यहाँ बिकता है ना ब्रिटेन में बिक रहा है। वर्तमान में आपने सुना है FTA का नाम सुनते होंगे आप लोग, कई देश FTA करते हैं। ये मैं वर्तमान की बात बता रहा हूँ आपको। इसको बोलते हैं हिंदी में मुक्त व्यापार समझौता। थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले बच्चे, थोड़ा सा सीरियस बच्चे जिनको थोड़ा बहुत पता होगा, जिन्होंने पढ़ रखा होगा उन्हें पता होगा FTA क्या होता है। मुक्त व्यापार समझौता दरअसल एक ऐसा समझौता है वर्तमान में जो देशों के बीच में होता है, जिसके अंतर्गत दो देश आपस में अपने यहाँ पर एक दूसरे के सामान के ऊपर टैक्स को फ्री कर देते हैं ताकि दोनों के देशों से एक दूसरे देशों में व्यापार जो है आसानी से हो, सुगमता के साथ हो, और दोनों देशों में चूँकि टैक्स नहीं लगेगा तो वस्तुओं के दाम कम होंगे, है ना। हमारे यहाँ से जो वस्तुएं दूसरे देश में जाएगी वहाँ वो कम दाम पर बिकेगी तो हमारी वस्तुएं ज़्यादा बिकेगी। वहाँ से जो वस्तुएं भारत आएगी वो टैक्स फ्री होगी तो वो वस्तुएं ज़्यादा बिकेंगी। इससे दोनों देशों को फ़ायदा होता है। दरअसल अंग्रेज़ों ने भारत में जो FTA लागू किया था ना वो एक तरफा था। ब्रिटेन से यहाँ आने वाली वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं, यहाँ से ब्रिटेन जाने वाली वस्तुओं पर भारी टैक्स। ये समझ में आ रहा है आपको? ये खेल, ये अंग्रेजों की आर्थिक नीति थी हमारे लिए। तो ये वो कारण था जिसकी वजह से भारत में परंपरागत तकनीक से बनी हुई वस्तुएं टिक नहीं पाई। आपने देखा होगा कि एक होता है हैंडीक्राफ्ट। कई बार आप जाते होंगे मेले में या ऐसे किसी जगह पर बाज़ार में जहां हाथ से बनी हुई वस्तुएं मिलती हैं, चाहे वो लकड़ी की हो, कपड़े की हो, किसी की भी हो, तो आप देखेंगे वो थोड़ी महंगी होती है क्योंकि उसको बनाने में समय लगता है, कारीगरी लगती है, हर किसी की बस की बात नहीं है उसको बनाना। दूसरी तरफ मशीन से बनी हुई वस्तुएं सस्ती होती हैं, तो आम आदमी मशीन से बनी हुई वस्तुएं खरीद लेता है क्योंकि वो सस्ती हैं और महंगी वस्तुएं नहीं खरीद पाता। आजकल तो हैंडीक्राफ्ट एक ऐसा वो हो गया है कि आप देखोगे कि वो तो रईसों का शौक माना जाता है। बड़े बड़े जो सेठ होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो अपने घर में ये वस्तुएं लाके सजाते हैं और इससे अपने घर को जो है डेकोर करते हैं, इंटीरियर जो है अपने घर का वो इन चीज़ों से करते हैं। तो ये महंगा हो गया है, बहुत आम आदमी की बस में नहीं होता है सब। आम आदमी अपने घर में ये सारी वस्तुएं लाके सजा नहीं सकता घर को। तो वैसा ही मामला यहाँ भी हुआ कि वो वस्तुएं हमारी जो थी वो हाथ से बनी होती थी, वो अब इनके सामने नहीं टिक पाई
और इससे हमारा पूरा के पूरा हस्तशिल्प व्यापार जो है वो नष्ट हो गया। और ये सब किसने किया? ये सब अंग्रेजों ने बर्बाद किया। आ गया समझ में? क्लियर हुआ? अब देखो, भारतीय व्यापार और व्यापारी वर्ग को ब्रिटिश शासन के द्वारा जानबूझकर बर्बाद कर दिया गया। इन्होंने जबरदस्ती भारत में बनी हुई चीज़ों के ऊपर, मैंने अभी बताया वस्तुओं के ऊपर जानबूझकर बड़े बड़े टैक्स लगाए, है ना। उसी समय ब्रिटेन में बनी वस्तुओं पर निम्न कर लगाकर उन्हें भारत में आयात करके प्रोत्साहित किया गया। हाँ, ये एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आया है, जैसे मधुबनी पेंटिंग, बिल्कुल सही। आप देखो, एक होता है कि आप कंप्यूटर के ज़रिए, ग्राफिक्स के ज़रिए कोई इमेज बनाइए और उस इमेज का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, बहुत सस्ता पड़ेगा। उसको फ्रेम करवा लीजिए, अपने घर में लगवा लीजिए, वो सस्ती पड़ेगी। लेकिन यदि आप हाथ से पेंटिंग करके किसी का चित्र बना के और उसको बेचते हैं तो वो महंगा होता है, क्योंकि एक तो उसमें कलाकारी है, कारीगरी है, हर कोई पेंटिंग नहीं कर सकता। दूसरा, उसको बनाने में समय लगता है, तो उसी चित्र को हाथ से बनाने में ज़्यादा पैसा लगता है, तो वो महंगा होता है। तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं, वो ग्राफिक्स वाला अपने घर में लाके लगा लेते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, आपको पता है, जिनके पास पैसा खूब होता है, वो अपने घर में ऐसी हाथ से बनी हुई पेंटिंग लगाते हैं, है ना। और इनकी बोली लगती है। M.F. हुसैन साहब का नाम आपने सुना होगा। उनकी जो पेंटिंग्स है वो करोड़ों रुपए में बिकती थी। तो ये वैसा ही था। और हमारे यहाँ की वस्तुएं जो है वो यहाँ और वहाँ दोनों जगह बिकनी बंद हो गई। आर्थिक कारण में ये था। 19वीं शताब्दी के मध्य तक, मतलब 1850 आते आते ये हाल हो गया कि भारत से कपास और सिल्क के कपड़ों का निर्यात एक तरीके से समाप्त हो गया। अब यहाँ से कपास से कपड़ा बन के नहीं जाता था, अब यहाँ से सिर्फ कपास जाता था, कपड़ा वहाँ से बन के आता था। और पहले ये होता था कि वही कपास से कपड़ा बना के हम निर्यात करते थे, जिसको बेच के ये लोग मुनाफा कमाते थे। ये पूरी तरह से एक तरीके से ख़त्म हो गया। मुक्त व्यापार और ब्रिटेन से आने वाली मशीन से बनी हुई वस्तुओं के विरुद्ध रक्षात्मक करों को लगाने से इनकार कर दिया गया। मतलब होना तो ये चाहिए था कि जो सामान इंग्लैंड से बन के आ रहा था उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता, उसको महंगा किया जाता, हमारे लोगों को संरक्षण दिया जाता। ऐसा कुछ नहीं किया गया और उस वजह से ये पूरा के पूरा बर्बाद हो गया। ठीक है। और इसके बदले में जब लोग बर्बाद हो गए तो फिर क्या होता है, जैसे मान लो किसी का एक काम चला जाए तो उसको दूसरा काम देना होता है ना, रोजगार। किसी की एक दुकान बंद हो जाए तो दूसरी दुकान खुलवानी पड़ती है, या आप कोई नया उद्योग लगा देते, उसको वहाँ काम मिल जाता। अंग्रेजों ने उल्टा काम तो ये किया कि एक तरफ तो लोगों का काम छीन लिया, उनको बेरोजगार कर दिया, दूसरी तरफ उनको कोई नया रोजगार नहीं दिया। ये भारत में कोई उद्योग लगाते, कारखाने लगाते तो लोगों को काम मिलता। बात समझ में आ रही है? तो एक होता ना वैकल्पिक रोजगार, बदले में सरकार ने इनको कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं दिया। देखो समझ लो अच्छे से, मैं आपको, अब होता क्या है, आमतौर पर कई लोग आपको बहुत शॉर्ट में कारण बता के चले जाएंगे बस, कि आर्थिक कारण, अंग्रेजों की वजह से भारतीयों का व्यापार बर्बाद हो गया, अगला कारण राजनीतिक कारण। मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद भी लोगों को इतना डिटेल में चीज़ें नहीं बताता कोई। आपको यहाँ मिल रही है ना, तो थोड़ा सा उसकी वैल्यू समझिए और इस पूरे टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। तो ये एक कारण, आर्थिक कारण जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और क्या क्या होता है देखो, एक चीज़ और हुई, आपको पता है 1853 के बाद भारत में रेलवेज का शुरुआत हुई, रेल चलने लगी। अब वैसे तो ये होता है कि रेल अगर कहीं चलती है तो ये फ़ायदेमंद होता है ना, इससे व्यापार बढ़ता है, इससे विकास होता है, संचार के साधन विकसित होते हैं। पर भारत में रेलवे ने हमारा विनाश कर दिया। रेल चलाने का फ़ायदा भी उनको ही मिला, हमको फ़ायदा नहीं मिला। रेल के आने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के लघु उद्योग भी नष्ट हो गए। अभी तक तो ये होता था कि सिर्फ शहरों तक ये व्यापार सीमित था। दूर दराज के गाँव की अपनी अर्थव्यवस्था थी, आत्मनिर्भर थी, वहाँ के लोग अपने से चीज़ें बनाते, वहीं के लोग खरीद लेते, चल जाता था काम। अब रेलवे लाइन गांव-गांव तक चली गई। इससे ये हुआ कि अब गांव भी इनके जद में आ गए और गांव की अर्थव्यवस्था को भी इन्होंने नष्ट कर दिया। वहाँ का माल जो है ब्रिटेन चला जाता और ब्रिटेन से आने वाला माल वहाँ गांव में बेच दिया जाता।
इस तरीके से रेलवे के आने के बाद भारत के छोटे उद्योग भी नष्ट हो गए। इसकी वजह से ब्रिटेन के व्यापारियों को दूर दराज के गांवों तक पहुंच मिल गई और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ कपड़ा उद्योग को। ये अपने आप में एक क्वेश्चन यूपीएससी में बनता है, ठीक है, कि किस प्रकार अंग्रेजों की आर्थिक नीति ने भारत में उद्योगों को, विशेषकर कपड़ा उद्योग को सर्वाधिक क्षति पहुंचाई। लिख सकते हो, किस प्रकार से भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीति ने कपड़ा उद्योग जो था भारत का उसको नष्ट कर दिया। दूसरे उद्योग तो नष्ट हुए, पर सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ, नुकसान हुआ, वो कपड़ा उद्योग को हुआ। और कैसे हुआ मैंने बताया, आप लिख सकते हो उसको बड़े आराम से। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन और यूरोप में आयात कर और अनेक रुकावटों के चलते भारतीय निर्यात समाप्त हो गया और पारंपरिक जो उद्योग थे पारंपरिक, वो नष्ट हो गए। एक तरफ पारंपरिक रूप से काम करने वालों का रोजगार चला गया, नए उद्योग आए नहीं। बस इस सबको मिला दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। तो एक प्रकार से आधुनिक उद्योगों का विकास भारत में नहीं हुआ। अंग्रेज बड़े चालाक थे, उन्होंने चतुराई से हमारे उद्योग नष्ट भी कर दिए और हमारे यहाँ पर नए उद्योग लगाए भी नहीं। उनको मालूम था कि यदि भारत में मशीन ले आएंगे, कारखाने लगा देंगे, तो भारत के लोग फिर हमारा कपड़ा क्यों खरीदेंगे। वो मैनचेस्टर में जो कपड़ा बन रहा है वो कपड़ा भारत में नहीं बिकेगा, फिर यहीं के लोग यहीं का कपड़ा नहीं खरीद लेंगे। तो ये स्थिति जो है बिगड़ती चली गई और आर्थिक कारण ये सबसे बड़ा था। फिर उन्होंने खेती के सुधार पर पैसा ही खर्च नहीं किया। जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर हमारी भारत सरकार खेती के लिए कितना प्रयास करती है, सिंचाई की सुविधाओं का विकास करना, लोगों को अच्छे बीज देना, खाद देना, उर्वरक देना, कीटनाशक, सब में सहायता करती है। पैसा नहीं हो तो बैंक से कर्ज ले सकते हैं। अंग्रेजों ने खेती पर कोई पैसा खर्चा नहीं किया, वो सिर्फ लगान वसूलना जानते थे, है ना। आप कल्पना करो, एक ऐसा बैल जो हट्टा कट्टा है, बहुत हट्टा कट्टा है और उसकी बहुत डिमांड है। एक आदमी उस बैल को खरीद के घर ले जाता है और उस बैल से खेती करना शुरू कर देता है। अब वो उस बैल से रात दिन काम ले रहा है, जितना लेना चाह रहा है, जितना काम ले सकता है, जितना उसको लालच है उसको पूरा कर रहा है। बदले में वो उस बैल को पर्याप्त खाना नहीं दे रहा है, मतलब जितना देना चाहिए उससे बहुत कम कंजूसी कर रहा है और उस बैल को खिला नहीं रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, वो मजबूत बैल, बलिष्ठ बैल धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगा और एक समय के बाद वो जो है मर जाएगा। यही हाल भारत में खेती के हुए। अंग्रेज सरकार सिर्फ खेती से लूटने में लगी हुई थी, बदले में खेती के विकास के लिए उसने कोई पैसा खर्चा नहीं किया और धीरे धीरे भारतीय खेती जो है वो ख़त्म हो गई। धीरे धीरे भारत में किसानों की हालत ख़राब हो गई, धीरे धीरे खेती जो है वो जो उत्पादन था वो कम होता चला गया। तो अंग्रेज सरकार ने लगान से कंपनी के खर्चों को पूरा करने की कोशिश की, मनमाना लगान लगाया और बदले में खेती के ऊपर कोई खर्चा नहीं किया। ब्रिटिश कानून व्यवस्था के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण वैध हो गया और किसानों की भूमि भी हाथ से चली गई। धीरे धीरे किसानों की भूमि भी हाथ से चली गई, वो बेदखल कर दिए गए और दूसरों की ज़मीन पर मजदूरी करने पर मजबूर हो गए। निम्न वर्गीय कृषक और मजदूरों की स्थिति तो बिल्कुल दयनीय थी। राजा और नवाबों तक की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। सोचिए कि ब्रिटिश राज की वजह से नवाबों, राजा, महाराजा, रजवाड़े, इनकी आर्थिक हालत खराब हो गई, तो किसानों की क्या हुई होगी। भारत से प्राप्त खनिज संसाधन और सस्ते श्रम के बल पर अंग्रेजों ने अपने उद्योग धंधों को विकास के चरम पर पहुंचा दिया। एक बार एक अंग्रेज ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि उनकी जो व्यवस्था है ना वो कुछ ऐसी है कि वो गंगा नदी के तटों से सोख के और थेम्स नदी जो है उसके तटों पर निचोड़ दिया करती है विकास को। सोचिए इसका मतलब कितना सिंपल सा है। गंगा नदी मतलब भारत से ये लोग पैसा ले जाते थे और थेम्स नदी मतलब ब्रिटेन की लंदन में ये नदी बहती है, उस नदी के तट पर निचोड़ने का मतलब है कि यहाँ के पैसे से वहाँ ले जाके विकास किया गया, हमारे पैसे से उद्योग धंधे खड़े किए गए, हमारे पैसे से लोगों को रोजगार दिया गया, वहाँ पर सड़कें बनाई गई, विकास के साधन जुटाए गए। तो एक तरफ जहाँ भारत के लोगों को खाने को भी नहीं मिल रहा था, वहीं हमारे ही पैसे से उन्होंने अपने देश के विकास को चरम पर पहुंचा दिया और इतने विकसित देश बन गए वो,
दूसरी तरफ भारत उतना ही गर्त में चला गया, उतना ही पतन भारत का हो गया। तो ये पूरा के पूरा जो था, ये अंग्रेजों की औद्योगिक नीति वगैरह, ये आर्थिक कारण समझ में आए। यहाँ से खनिज ले गए, यहाँ से पेड़ काट के ले गए, यहाँ से कपास और ऐसे कृषि उत्पाद ले गए, ये सब ले जा के उन्होंने अपना विकास किया। वहाँ से सामान ला के बेचा और बेच के यहाँ का पैसा फिर वहाँ ले गए। तो ये बड़ी गलत चीज़ थी जिसकी वजह से भारत में आर्थिक रूप से सब नष्ट हो गया। ये आर्थिक कारण था। तो अब बताइए कि अगर आप ब्रिटिश भारत में होते, यदि आप 1757 से 1857 के बीच में अगर आप कहीं रह रहे होते भारत में और ये सब आपके साथ होता, तो आपको गुस्सा नहीं आता? किसी को भी आएगा। अगर वो बेरोजगार हो जाएगा, उसका काम धंधा चला जाएगा, भूखों मरने की नौबत आ जाएगी, परिवार में बच्चों को पालने की दिक्कत आ जाएगी, तो हर कोई गुस्सा करेगा। अब यहाँ दूसरा कारण था राजनीतिक। अंग्रेजों के खिलाफ जो गुस्सा 1857 में दिखता है, उसका अगला कारण है राजनीतिक। इन्होंने जिस तरह की नीतियाँ अपनाई, जो पहले आपको पिछले सेशन में मैंने बताया कि इन्होंने सहायक संधि की नीति अपनाई, कई सारे राजाओं को बेवकूफ़ बना दिया, सहायता के नाम पर, मित्रता के नाम पर धोखा दिया, पीठ में उनके छुरा घोंप दिया। हड़प नीति के द्वारा कई सारे राजाओं से उनके राज्य छीन लिए गए, ठीक है, उनको गोद लेने नहीं दिया गया उत्तराधिकारी को, तो गुस्सा तो आएगा। ये राजनीतिक कारण है। कंपनी के प्रभावी नियंत्रण, सहायक संधि, व्यपगत का सिद्धांत जैसी नीतियों की वजह से एक राजनीतिक कारण भी इस विद्रोह में पैदा हो गया, ठीक है। वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिवृद्धि में लाने के लिए सहायक संधि का यूज़ किया। पढ़ा चुका हूँ, जिन बच्चों को पढ़ना हो वो पुराने सेशन देख लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा सहायक संधि क्या थी या हड़प नीति जो है वो मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। तो वेलेजली सहायक संधि के लेके आया और प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था के प्रावधानों के तहत योग्य उत्तराधिकारी के चयन के लिए राजा पहले अपने बच्चे के लिए किसी को गोद ले सकते थे। अब डलहौजी ने वो भी छीन लिया। तो जब डलहौजी आया तो उसने गोद लेने की प्रथा को जो है वो अमान्य घोषित कर दिया और कई सारे राजाओं और रियासतों को कंपनी के शासन में मिला लिया। तो ये जो विस्तार हुआ था, कहने को तो बहुत अच्छा लगा, है ना, कि कंपनी ने बिना खून खराबा किए, बिना युद्ध लड़े, बिना हिंसा किए बहुत सारे भारतीय राज्य को अपने राज्य में मिला लिया और विस्तार कर लिया। पर कहते हैं ना साइड इफ़ेक्ट, इसके साइड इफ़ेक्ट भी है, इसके कई दुष्परिणाम हुए, उसमें से एक ये था। इस नीति से कई सारे राजा भारत में असंतुष्ट हो गए, मौके की तलाश करने लगे। जैसे एक मैंने आपको अवध का एग्जाम्पल दिया था, या आप ले लो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब को ले लो, झांसी की रानी को ले लो। कई सारे राजा महाराजा ऐसे थे जो नाराज़ थे, है ना, और मौके की तलाश में थे कि अंग्रेजों से इस सब का बदला लेना है। फिर अगला कारण है प्रशासनिक। अभी तक मैंने आपको बताया पहला कौन सा कारण था, पहला कारण जो था वो था आर्थिक, दूसरा राजनीतिक। कई सारी रियासतें हमने देखा ना कि उदयपुर, झांसी, नागपुर, बघात, सतारा, इन सबको हड़प लिया डलहौजी ने। दूसरी तरफ आपको कुछ प्रशासनिक कारण भी मिलेंगे। दरअसल कंपनी के कर्मचारी दुनिया में उस समय सबसे भ्रष्ट कर्मचारी थे। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भारत में जो आज आपको भ्रष्टाचार दिखता है ना, कि हम लोग कई बार कहते हैं कि भारत में बहुत भ्रष्टाचार है, करप्शन के मामले में भारत बहुत आगे है, तो ये कई लोगों का मानना है कि अंग्रेजों की देन है। भारत में पहले इतना भ्रष्टाचार नहीं था। आप मध्यकाल में जाएंगे, आप प्राचीन भारत में जाएंगे तो आपको इस लेवल का भ्रष्टाचार भारत में नहीं मिलेगा। भारत में वर्तमान में जो आपको शासन में, प्रशासन में हर जगह भ्रष्टाचार दिखाई देता है कि एक बाबू चपरासी तक करोड़पति भारत में मिल जाता है, इसका कारण अंग्रेज है। ये अंग्रेजों के काल में ही पैदा हुआ है। तो कंपनी के कर्मचारी चूँकि वो भारतीय तो थे नहीं, आपको पता है भारत से बाहर से आए थे, विदेशी थे, तो वो भारत को लूटने की कोशिश करते थे। बस भारतीयों से उनको कोई, ठीक है, सहानुभूति नहीं थी, दया नहीं थी उनके मन में। तो ये भ्रष्टाचार, एक तो आप देखो कंपनी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था, खास करके पुलिस अधिकारी और छोटे छोटे अदालतों में जो है, ये बड़ा कारण था। पैसे लेकर सारे काम होते थे, ठीक है। यहाँ तक कि
बड़े बड़े साहूकार जजों को पैसा खिला के अपने पक्ष में फैसले करवाते थे और किसानों को बेचारों को सही होते हुए भी सजा होती थी। अब आप सोचो कितना बुरा लगेगा, आपकी ज़मीन किसी ने धोखे से छीन ली, है ना। आपकी ज़मीन जो आपके पुरखों की ज़मीन थी, आपकी पूर्वजों की ज़मीन थी, वो ज़मीन किसी ने आपसे अंगूठा लगवा के धोखे से छीन ली। आपको लगा कि ठीक है गलत किया, आप केस लड़ने चले गए, आप अदालत चले गए। अब आप अदालत चले गए और अदालत में आपने जज साहब से मांग की कि मेरी ज़मीन पर इस व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, गलत तरीके से, मुझे मेरी ज़मीन वापस चाहिए। उस साहूकार ने, उस महाजन ने उस जज को पैसा खिला दिया, बदले में उस जज ने आपके ऊपर ही मुकदमा ठोक दिया और आपको ही जेल में डाल दिया। तो अभी तो सिर्फ ज़मीन गई थी, अब तो आपको जेल में डाल दिया गया, सज़ा भी आपको हो गई। तो इससे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा। अभी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक ब्राह्मण था अंग्रेज़ों के समय में, नंद कुमार नाम का। उस समय भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अवध के जो बेगमें थी, अवध की बेगमों के पास जो पैसा था वो सारा पैसा हड़प लिया, खूब सारा पैसा उसमें से गबन कर दिया। नंद कुमार नाम के ब्राह्मण ने वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर आरोप लगाया कि आपने जो है ये संपत्ति को लूट लिया या हड़प लिया है। उल्टा नंद कुमार के ऊपर केस चला के उसको फांसी दे दी गई। सोचिए कि जिसने आवाज़ उठाई थी गलत के खिलाफ, उल्टा उसको फांसी हो गई, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स का जो दोस्त था, जो मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्पे, वो वॉरेन हेस्टिंग्स का मित्र हुआ करता था। तो अपने दोस्त से बोलकर उल्टा नंद कुमार को फांसी दिलवा दी गई। तो ऐसी स्थिति में आप सोचो, जब ये इस लेवल का करप्शन हो रहा है तो आम लोगों का क्या होगा। अब ये कारण तो था ही। कई इतिहासकारों का ये मानना है कि आज भारत में हम जो भ्रष्टाचार देखते हैं वो इसी कंपनी के शासन की देन है। इन्होंने ही ये सारे के सारा सिस्टम जो है भारत में बनाया है। कई लोग इसको क्या नाम देते हैं, सिस्टम। आपने सुना होगा सिस्टम, कि सिस्टम में रहना है तो घूस लेनी पड़ेगी, सिस्टम में रहना है तो सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम अंग्रेज लेके आए भारत में। फिर भारतीयों की नज़र में ब्रिटिश शासन का चरित्र विदेशी था। एक कारण ये भी था कि भारतीय अंग्रेजों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये हमसे थोड़ा से अलग थे, प्रजातीय रूप से भी अलग थे और थोड़ा सा इनका चरित्र भी विदेशी था। ये भारतीय कभी बन ही नहीं पाए, ये हमेशा भारतीय विदेशी रहे। इनसे पहले आप देखो, भारत में जिन आक्रमणकारियों ने भारत में आक्रमण किया या शासन किया वो यहीं रह गए, यहीं बस गए। हुण आए, या आपने शुंग पढ़े होंगे, ठीक है, आपने इससे पहले इंडो बैक्ट्रियन पढ़े होंगे या आपने शक पढ़े होंगे। तो जितने भी आक्रमणकारी भारत में आए, जिन्होंने शासन किया, वो भारत में ही कुषाण हो गए, वो भारत में ही बस गए। अंग्रेज या मुग़ल आप देखो, सल्तनत काल के समय देखो, मुग़ल काल के समय देखो, वो सब के सब भारत आए, आक्रमण किया, जीते और यहीं पर शासन किया, यहीं रह गए, वापस कभी गए ही नहीं। अंग्रेज इस सबसे अलग थे। अंग्रेज भारत आए, शासन किया और वापस चले गए। वो कभी भारत के नागरिक नहीं बन पाए, कभी भारतीय नहीं बन पाए। कई सारे सामाजिक धार्मिक कारण भी थे जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर लोगों को गुस्सा जो है आया। एक तो ये कि वो भारत के लोगों के साथ में अमानवीय व्यवहार करते थे, यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते थे, इनको नुकसान पहुँचाते थे। इसके साथ रंग भेद, कि ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। एक बड़ी गलत फहमी थी उनको कि उनका जो कलर था वो थोड़ा सा, आपको पता है कि साफ था, गोरा था, और भारतीयों का कलर उनकी अपेक्षा में थोड़ा सा, आपको पता है, डल था। उन्हें लगता था कि वो श्रेष्ठ है। उनके अंदर ये वायरस भी था। ये अपने आप को प्रजातीय रूप से श्रेष्ठ मानते थे और भारतीयों को नीचा समझते थे। तो ये एक कारण ये भी था जिस वजह से भारतीय हमेशा इनसे नफरत करते रहे। ये भेदभाव भी करते थे भारतीयों में ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। काले और गोरे का भेद स्पष्ट रूप से उभरने लगा था। वो भारतीयों को गुलाम समझते थे। उनका मानना था कि ये पैदा ही गुलामी करने के लिए हुए हैं। अब ये उन्हें कौन समझाए कि ये सब जलवायु से जुड़ा हुआ मामला है। तुम ठंडे इलाकों में रहते हो, तुम्हारे यहाँ तापमान कम रहता है,
यूरोप में आपको पता है कि थोड़ा सा शीतोष्ण कटिबंध वाला मामला उधर आता है, तो अब तापमान कम होता है, वहाँ के लोग थोड़े से गोरे होते हैं क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें उतनी सीधी नहीं पड़ती। जितनी सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है जहाँ पर तापमान उतना ज़्यादा होता है और वहाँ लोगों के स्किन का कलर उतना डार्क होता है। इसीलिए आप देखोगे भूमध्य रेखा के आसपास रहने वाले लोग इतने काले होते हैं, जबकि ध्रुवों की तरफ रहने वाले लोग, ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग गोरे होते हैं। इसका किसी के कर्म से लेना देना नहीं है, इसका किसी की श्रेष्ठता से लेना देना नहीं है, पर उन लोगों को ये सारे गलतफहमी थी और वो हमारे साथ इस वजह से गलत व्यवहार करते थे। यहाँ तक कि आपने पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका में गए थे, दक्षिण अफ्रीका में, तो उनको काला कुली बोल के और रेलवे के उस फर्स्ट क्लास के डिब्बे से नीचे फेंक दिया गया था, उतार दिया गया था। तो ये चीज़ है उन लोगों के अंदर, कई लोगों के अंदर आज भी है। फिर समाज में अंग्रेजों के प्रति उपेक्षा की भावना बहुत अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि उनके रहन सहन, उनका व्यवहार, उद्योग, आविष्कार से भारतीय व्यक्तियों की सामाजिक मान्यताओं में अंतर पड़ता था। फिर आप देखेंगे उन्होंने भारत में कई सारा सुधार भी किया, सती प्रथा को बैन कर दिया, है ना, या भारत में कई सारी रूढ़िवादी परंपराओं को बंद कर दिया। खैर वो अच्छा किया, लेकिन इससे रूढ़िवादी भारतीय नाराज हो गए। कई लोगों को ये लगा कि आपको क्या अधिकार है हमारे परंपराओं में, मान्यताओं में दखल देने का, तुम कौन होते हो हमें रोकने से? हम सती प्रथा करना चाहेंगे तो सती प्रथा करेंगे, हम जो करना चाहेंगे करेंगे, तुम कौन होते हो? तो एक तरीके से उनको ये लगा कि कहीं न कहीं ये हमारी मान्यताओं को भी जो है नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे कारण, अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, भारतीयों को हीन समझते थे, ये भावना भी थी। क्रांति करने के पीछे एक कारण ये भी था। फिर आप देखो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारतीयों पर धार्मिक दृष्टि से भी कुठाराघात किया गया। ये दरअसल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारत में ईसाई बनाना चाहते थे, ये बात आपको पता होगी। इनका जो ध्यान था ना, ये भारत के लोगों को क्रिश्चियन बनाने पर जोर देते थे। इनका मानना था कि जितने लोग ईसाई धर्म को अपना लेंगे उतने आधुनिक बनेंगे, उतना हमारा माल खरीदेंगे, हमारे विचारों के हिसाब से चलेंगे और भारत में ब्रिटिश शासन को जस्टिफाई करेंगे कि अंग्रेज भारत में शासन कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं अगर वो लोग ईसाई बन गए तो इन्होंने भारत में धर्म परिवर्तन के लिए भी जोर डाला। आपको पता होगा 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, उस चार्टर एक्ट के द्वारा इन्होंने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी कि भाई मिशनरीज आइए और भारत में ईसाई धर्म को जम के जो है फैलाइए और लोगों को कन्वर्ट करिए। तो ये ईसाई धर्म का जो है प्रचार कर रहे थे, तो धार्मिक दृष्टि से भारतीय लोगों को बड़ा धक्का लगा कि ये हमारा धर्म छीनना चाहते हैं। और आपको पता है कि सदियों से भारत में धर्म एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सेंसिटिव है। यहाँ व्यक्ति पैसा चला जाए इतना दुखी नहीं होता, यहाँ व्यक्ति समाज में उसके साथ कुछ भी गलत हो जाए दुखी नहीं होगा, लेकिन अगर उसका धर्म चला जाए, उसको जाति के साथ कुछ सुनना पड़ जाए तो वो ज़्यादा दिल पे लेता है उस चीज़ को। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई लोग ऑनर किलिंग तक करते हैं, अपने ही जाति, अपने ही समाज के बनाए हुए नियमों के पालन के चक्कर में, समाज में अपनी हैसियत के चक्कर में अपने ही बच्चों को मार दिया करते हैं। देखा होगा आपने ये सारी चीज़ें। कभी कभी आपको भी लगता होगा कि कैसे कोई माता पिता अपने ही बच्चों को मार दे, क्योंकि माता पिता से ज़्यादा प्यार तो बच्चों को कोई नहीं करता दुनिया में। तो अपने ही बच्चों को वो तभी मार सकते हैं जब उनके लिए उनका धर्म, उनका वो पूरा समाज वो अपने बच्चों से बढ़कर हो। तो भारत में जब अंग्रेज़ों ने आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया, हमें गुस्सा आया, उतना नहीं आया। भारत में कई सारी रियासतों को हड़प लिया, राजा महाराजाओं को भगा दिया, हमें गुस्सा आया, उतना नहीं आया। लेकिन जब इन्होंने हमारे धर्म पर प्रहार किया तो लोग ज़्यादा गुस्सा हो गए। एक डर सा लगने लगा कि कहीं भारत के लोगों को जो है ये इनके धर्म से, मतलब लोग डरने लगे, हमारे बच्चों को क्रिश्चियन बना लिया तो हमारा बेटा पूजा पाठ नहीं करेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, हमारा बेटा चर्च जाएगा। आज भी अगर आप देखो कि अगर अपने माता पिता से जाकर, अनुच्छेद 25 में लिखा है कि धर्म की स्वतंत्रता है, आप चाहें अपने मर्जी से जो धर्म अपनाना चाहें, आपका मौलिक अधिकार है, पर ज़रा इस मौलिक अधिकार का प्रयोग करके देखिए।
घर में जाके अपने बोलिए कि मैं अब आज से आपके धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अपनाना चाहता हूँ, ना चप्पल से आप लोगों का स्वागत हो, जूतों से स्वागत हो, तो कहिएगा। आज भी हमारे यहाँ लोग सहन नहीं कर पाते कि बच्चे जो है दूसरे धर्म में चले जाए। तो उस समय कैसे करते बताइए, तब तो समाज और रूढ़िवादी था। तो यही चीज़ थी कि उन्होंने भारत में धार्मिक दृष्टि से भी लोगों को नाराज किया, यहाँ तक कि उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, इसको फैलाने के लिए योग्यता की जगह धर्म को पद का आधार बना लिया। मतलब कि यदि आपको नौकरी चाहिए, ईसाई धर्म अपना लो, ईसाई धर्म को अपना लोगे तो नौकरी मिल जाएगी। अब बताइए कि जो व्यक्ति बेरोजगार है, जिसके पास कोई काम नहीं है, तो उसको नौकरी चाहिए, तो उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। तो उन्होंने यहाँ तक भी किया कि धर्म को योग्यता का जो है पैमाना मान लिया, योग्यता की जगह धर्म। जैसे वर्तमान में आपने देखा होगा ना कि अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर भारत में सरकार लोक नियोजन में भेदभाव नहीं कर सकती, लेकिन अंग्रेज करते थे। अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर भेदभाव किया और जिन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया उनको नौकरियां दी। इससे कोई भी भारतीय ईसाई धर्म को अपना लेता था तो उसको नौकरी मिल जाती थी, उसका प्रमोशन कर दिया जाता था और भारतीय धर्म को मानने वालों को अपमानित किया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से है ना। देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा है कि अनुच्छेद 25 आपको मौलिक अधिकार देता है धर्म की स्वतंत्रता का। आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता। लेकिन प्रैक्टिकली मैंने आपको ये बताया कि आज भी भारत में जो परिवार है वो ऐसा करना तो नहीं चाहिए पर करते हैं। मतलब आज भी आपको देखोगे कि अपने बच्चों का धर्म परिवर्तन किसी माता पिता को गवारा नहीं है। हालांकि इसमें कुछ गलत बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धर्म परिवर्तन करना कोई गलत बात है या धर्म परिवर्तन, सारे धर्म अच्छे हैं दुनिया में, किसी भी धर्म को मान सकते हो और भारत का संविधान आपको पूरी इजाज़त देता है कि जो धर्म को मानना चाहो मान सकते हो, गलत नहीं है उसमें कुछ। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आज भी हमारे यहाँ पर मानसिकता की मैं बात करूँ तो इसको अभी भी इतना आसानी से जो है घर वाले पचा नहीं पाते, इतना इजीली। जैसे आप देखोगे कि एक जाति से दूसरी जाति में विवाह करना हो, अंतर जाति विवाह या जिसको आप कहेंगे इंटरकास्ट मैरिज, क्या गलत है उसमें? कुछ गलत नहीं है। क्या एक इंसान एक जाति से दूसरी जाति में, एक धर्म से दूसरे धर्म में ब्याह नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता? ये तो मौलिक अधिकार भी है। लेकिन भारत में कई माता पिता हैं जो इसको नहीं सही मानते, आज भी वो उसी पुरानी सोच का शिकार हैं। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं किसी धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण के खिलाफ हूँ। धर्म परिवर्तन करना कोई गलत बात नहीं है, हाँ छल कपट से नहीं होना चाहिए। किसी को भी धर्म परिवर्तन यदि हो तो वो सही तरीके से हो, सामने वाला खुद यदि आपके धर्म से जुड़ना चाहता हो अपने मन से होशो हवास में, तो कोई दिक्कत नहीं। जब आप किसी को गलत तरीके से अपने धर्म में परिवर्तित करवाते हैं तो दिक्कत पैदा होती है। सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि किसी को छल कपट से अपने धर्म में परिवर्तित कराना, धर्मांतरण करवाना, ये मौलिक अधिकार नहीं है आपका। तो यहाँ आप देखोगे कि एक कारण ये भी था जिसके अंतर्गत भारत में लोग जो है उनसे नाराज हुए। फिर कुछ और भी घटनाएं उस समय घटी, बाहरी घटनाएं जिनका प्रभाव पड़ा और जिसकी वजह से जो है भारत में लोग अंग्रेजों के खिलाफ हुए, है ना। देखो 1857 का विद्रोह कुछ बाहरी घटनाओं से भी प्रभावित था, जैसे आंग्ल अफगान युद्ध जो 1838-42 में हुआ, पंजाब या सिख युद्ध भी बोलते हैं, आंग्ल सिख युद्ध बोलते हैं इसको, आंग्ल सिख युद्ध जिसमें पहला हुआ 1845-49। आपको पता है 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए थे कुल मिला के। तो आंग्ल सिख युद्ध या पंजाब युद्ध हो गए, क्रीमिया युद्ध 1854 से 56, इस सारे के सारे युद्धों में अंग्रेजों को हार नहीं भी मिली तो कम से कम नुकसान हुआ। इससे एक बात और क्लियर हो गई कि अंग्रेज अपराजय नहीं है, इन्हें हराया जा सकता है, इन्हें परेशान किया जा सकता है। इससे ये धारणा जो है समाप्त हो गई कि अंग्रेज जो है वो अपराजय हैं, इनको कोई नहीं हरा सकता, ऐसा नहीं है।
तो इस सब से लोगों को नई आशा और प्रेरणा मिली कि हम भी यदि प्रयास करें तो हम अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे एक आम धारणा कई लोगों के मन में होती है कि यूपीएससी की तैयारी करनी है या यूपीएससी निकालना है तो कोचिंग करनी ही पड़ेगी, या कोचिंग किए बिना, कहीं ट्यूशन किए बिना आप यूपीएससी नहीं निकाल सकते। कई लोगों के मन में ऐसी धारणा होती है। ऐसे में उनके जानने पहचानने वाला कोई व्यक्ति बिना कोचिंग के यूपीएससी निकाल लेता है, बिना कहीं गए घर में बैठ के ईमानदारी से तैयारी करके उसने एग्ज़ाम पास कर लिया, तो दूसरे के मन में भी ये भाव जगेगा, प्रेरणा जगेगी कि हम भी निकाल सकते हैं। मतलब कोचिंग करना ज़रूरी नहीं है, बिना कोचिंग लगाए, बिना कहीं गए, बिना पैसा बर्बाद किए भी घर में रह के तैयारी हो सकती है और एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। ये फिर दूसरों के मन में भी आने लगता है। तो वैसा ही हुआ, भारतीयों को ये प्रेरणा मिली कि एक विद्रोह कर दो, बस विद्रोह करने की देर है और हम भी अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल सकते हैं लात मार के। ठीक है, ये हो गया बाहरी घटनाओं का प्रभाव। अगला कारण था सिपाही। भाई अंग्रेजों को यदि आप देखें ना तो भारत में ब्रिटिश शासन जितना भी चला है ये 3 स्तंभों पर चला है। 3 स्तंभ कौन से, मैं बताता हूँ। पिल्लर, ये मान लीजिए कि ये पूरा ब्रिटिश शासन है और ये 3 पिल्लर पर टिका हुआ है। ठीक है, ये है ब्रिटिश शासन। पहला पिल्लर, पहला स्तंभ जो था वो थी सेना। दूसरा स्तंभ या दूसरा पिल्लर था पुलिस और तीसरा था प्रशासन। 3 पिल्लर के ऊपर ये टिका हुआ था। कभी कभी आप सोचेंगे कि मुट्ठी भर अंग्रेज इतने सारे करोड़ों भारतीयों पर राज कैसे कर पाए। यही 3 जिनकी वजह से भारत में इतने समय तक ये रह पाए। तो सेना इनके इस 3 स्तंभों में से एक स्तंभ था, एक पिल्लर था। और सेना में जितने सिपाही थे ज़्यादातर सिपाही भारतीय थे। आपको पता होगा कि अंग्रेज जो हैं वो जनसंख्या में बहुत कम थे और वो भी हज़ारों मील दूर। तो वहाँ से किसी को लाना सिर्फ एक सैनिक बनाने के लिए महंगा पड़ता था। वहाँ से उसको लेके आओ, टीए डीए दो, यहाँ रहने खाने का खर्चा उठाओ, और फिर वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा यूरोपीय है तो ज़्यादा सैलरी मांगता था, छुट्टियाँ मांगता था, उसको अधिकार चाहिए थे। इसकी जगह एक भारतीय सिपाही को, व्यक्ति को सिपाही बना दो, भारतीय नागरिक को, तो जो दोगे रख लेगा, उसको पैसा भी कम देना पड़ेगा और उसको ज़्यादा छुट्टियाँ भी नहीं देनी पड़ेगी और जैसा चाहे काम करवा लो उससे। समझ में आई? तो ज़्यादातर सिपाही भारतीय हुआ करते थे। पर अंग्रेजों ने एक गलत जो है चीज़ की, इन्होंने कई तरीके से इन सिपाहियों को नाराज़ कर दिया। भाई अगर आप देखें कि अगर सेना में जो सिपाही है तो वो भी इंसान और वो भी भारतीय हैं। कहीं ना कहीं भारत में जो कुछ हो रहा है उसका प्रभाव तो उन पर भी पड़ेगा। हर एक सिपाही का परिवार है। यदि परिवार के साथ कोई दिक्कत होगी तो सिपाही को भी होगी। समझ में रहे? परिवार की जमीन जब्त कर ली गई तो उस सिपाही को भी दुख होगा। परिवार के लोगों का रोजगार चला गया उसको दुख होगा। परिवार के लोगों का धर्म परिवर्तन हो गया उसका दुख होगा। तो एक तरफ तो हर एक सिपाही अपने आप में किसी न किसी परिवार से जुड़ा हुआ था, दूसरी तरफ हर एक सिपाही अपने आप में कुछ धार्मिक मान्यता रखता था। अंग्रेजों ने सिपाहियों की धार्मिक मान्यताओं पर चोट की। हमारे आपको पता है कि बच्चा अगर एग्ज़ाम भी देने जाता है ना या कुछ अच्छे काम के लिए जाता है तो घर से माँ दही शक्कर खिला के भेजती है कि दही चीनी खा के जाओगे तुम्हारा काम अच्छा होगा। या मान लीजिए कि कोई भी अच्छा काम करने, शुभ काम करने जा रहा है तो बोले कि भगवान के सामने जाके पहले हाथ जोड़ के आओ, या जो भी हमारे घर में कुछ चीज़ें होती हैं। अब सोचो कि बच्चा जंग में लड़ने जा रहा है, युद्ध लड़ने जा रहा है, क्या पता वापस भी आएगा कि नहीं आएगा, वहाँ जान को भी खतरा है। तो एक डरा सहमा हुआ इंसान होता ना, आपको पता है कि वो कुछ गले में ताबीज़ बांध दे दिया, हाथ पे कोई कलेवा बांध दिया, है ना। इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने बच्चे को उन सारी चीज़ों से बचाने की कोशिश की जा रही है। तो जब सिपाही घर से आता था ना तो माँ जो है वो कभी ताबीज़ बांध दिया करती थी, कभी नाड़ा बांध दिया करती थी, हाथ में कलेवा बांध दिया करती थी। कोई सिख है तो वो पगड़ी पहन के आ रहा है ना। तो इस तरीके से हर एक सैनिक जो है वो कोई ना कोई धार्मिक मान्यता भी रखता था। अब इन्होंने एक दिन उठ के बोल दिया कि आप ताबीज़ नहीं पहन सकते। भाई ताबीज़ पहनने से कुछ हो ना हो वो मैटर नहीं है, मैटर इस बात से है कि वो ताबीज़ माँ ने बांधा है, उसको कैसे निकाल सकते हैं।
एक विश्वास भी है कि ये ताबीज़ हमारी रक्षा करेगा, कल को हमें कुछ भी होगा तो वो हमारी रक्षा करेगा, ये विश्वास है उनके अंदर। तुम कहते हो ताबीज़ निकाल के फेंक दो। फिर घर से बचपन से सिखाया था कि तिलक निकालो, तिलक निकालने से भगवान तुम्हारा साथ देता है, रक्षा करता है, तो वो तिलक नहीं निकालने दे रहे। तुम तिलक नहीं निकाल सकते, टोपी नहीं पहन सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, तुम ये ताबीज़ नहीं पहन सकते, ये सब मना कर दिया, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। फिर उल्टा उनसे कह रहे हैं कि तुम समुद्र पार करके जाओ, और वो समुद्र पार नहीं करना, क्योंकि ऐसा बचपन से सिखाया था कि समुद्र पार करने से धर्म नष्ट होता है, घर में तो यही बताते आए हैं, तो समुद्र पार जाएंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में ठीक है, फिर आप देखोगे कि दूसरी तरफ उस बच्चे को बचपन से ये सारी चीज़ें सिखाई गई है, वो कर रहा है। अब जो बच्चा मान लीजिए कि ज़बरदस्ती उसको सैनिक को भेज दिया समुद्र यात्रा पर, वापस आया तो गांव वाले उसको जो है ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई अपराध करके आया हो। कोई उससे शादी करना नहीं चाहता अपनी बेटी की, क्योंकि ये समुद्र यात्रा करके आया है, इसका धर्म नष्ट हो गया है, उसको जाति से बाहर कर दिया। घर वाले अब पहले जैसा प्रेम नहीं देते। ये सारे कारण सैनिकों के थे जिनकी वजह से वो अंग्रेजों पर नाराज थे, गुस्सा थे। समझ में आया आपको? और ये तो सब छोटी मोटी बात, इस सब से बढ़कर अपनी जान दांव पर लगाने वाले उन सैनिकों को आप सही वेतन नहीं दे रहे हो, अच्छा खाना नहीं दे रहे हो, उसी के साथ काम करने वाला एक अंग्रेज सैनिक, उसी के जितने रैंक वाला, उसको उससे डबल तिबल सैलरी, उसको अच्छा खाना, उसको छुट्टियां मिल रही हैं, हमको छुट्टी नहीं देते, घर जाने को बोलो तो मना कर देते हैं, इसके साथ साथ अच्छा सैलरी नहीं देते, अच्छा खाना नहीं देते, भेदभाव करते हैं। उनका प्रमोशन हो जाता है, हमारा प्रमोशन नहीं हो पाता। समझ में ही बात आपको? ये सारे कारण थे जिसकी वजह से सिपाही जो है वो नाराज थे। ज़बरदस्त भेदभाव था सिपाहियों के साथ, भेदभाव भी था। फिर उनको ये भी लगा कि अंग्रेज हमारा धर्म नष्ट करना चाहते हैं, हमको भी ईसाई बनाना चाहते हैं। रही कसर करेला और नीम चढ़ा जो बोलते हैं ना, ऊपर से अंग्रेजों ने क्या किया, ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति सेना में भी दे दी कि सेना में भी लोगों को ईसाई बनाओ। तो सैनिक डर गया कि ये मेरा धर्म नष्ट कर देंगे, तो फिर बाद में घर जाऊंगा तो घर वाले घर में ही नहीं घुसने देंगे कि अब तुम ईसाई बन गए हो, बेटा घर के बाहर रहो, अंदर मत आना। तो इस तरीके से सिपाही जो थे कंपनी में, वो कंपनी की बंगाल सेना में जो काम करने वाले ज़्यादातर भारतीय मूल के सैनिक थे। बम्बई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसी की जो सेना थी उनके अलग अलग प्रमुख हुआ करते थे। और जब आप देखोगे कि ब्रिटिश सैनिक से ज़्यादा भारतीय सैनिक हुआ करते थे। मतलब एक तरफ हम, है ना, एक तरफ तो हम आपको भारत को जीतने में हमारे लोगों के खिलाफ मदद कर रहे हैं, एक तरफ हम आपको भारत में आपका साम्राज्य विस्तार करने में सहायता कर रहे हैं, अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, उल्टा हमारे साथ ही भेदभाव। तो ये सारी चीजें देखोगे तो ज्यादातर भारत में सिपाही भी अंग्रेजों से नाराज होने लगे। 1857 में 2,57,000 सेना जो है में सिपाही हुआ करते थे। अगर आप देखोगे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सेना में अलग अलग क्षेत्रों के लोग होने के कारण ये सेनाएं विभिन्नता से पूर्ण थी और उसमें किसी एक क्षेत्र के लोगों का प्रभुत्व नहीं था। कई बार आप देखते हो ना, सब पढ़े होंगे आप लोग कि 1857 का विद्रोह जो हुआ उसमें बंगाल और इसके आसपास के सिपाहियों ने ज़्यादा रोल प्ले किया या ज़्यादा जो है भूमिका निभाई, विद्रोह किया। दक्षिण भारत में विद्रोह इतना नहीं फैला था। इसका कारण यही था कि वहाँ की सेना में जो सिपाही थे ना, वो बहुत अलग अलग हिस्सों के आए थे। बंगाल और इसके आसपास की सेना में ज़्यादातर सैनिक यूपी के थे, एक ही इलाके के थे, तो एक जैसी सोच रखते थे, एक जैसे विचार रखते थे। तो यहाँ पर जो है बंगाल प्रेसिडेंसी की सेना में भर्ती होने वाले सैनिक मुख्य रूप से अवध और गंगा के मैदानी इलाकों के भूमिहर ब्राह्मण और राजपूत थे। यहाँ उच्च जाति के सैनिक ज़्यादा थे, यहाँ एक क्षेत्र के लोग ज़्यादा थे, यहाँ यूपी, बिहार और बंगाल और इसके आसपास के सैनिक ज़्यादा हुआ करते थे। तो ये जो है ना, ये सिपाहियों के बीच में असंतोष धीरे धीरे फैलता चला गया। ठीक है, चलिए तो ये सेशन को यहीं तक रखेंगे। आगे आने वाले सेशन में 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण और 1857 के विद्रोह की गतिविधियां और परिणाम, इसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। आज का सेशन यहीं तक रखेंगे, है ना। आप सभी को सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा।
ठीक है, तो सभी लोग सेशन को लाइक करना ना भूलें, जाते जाते सेशन को लाइक कीजिए और लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक अगर आपने यूपीएससी विद चंचल कुमार सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। चंचल कुमार सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे 12 बजे लक्ष्मीकांत के सेशन में। चलिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।